गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ फास्ट ट्रैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या मैंने यही बोला था ना? चलो एक ही बात है, दोनों रिडम्पशन ही है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लो या ये कर लो। पहले ये कर लेते, बाद में वो कर लेंगे। तो रिडम्पशन का मतलब तो आपको मालूम है, रीपेमेंट होती है। तो रीपेमेंट, इट मीन्स रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। आपको इंडिया में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने पड़ते हैं, और जिसकी मैक्सिमम लाइफ 20 इयर्स होती है। मतलब बिफोर 20 इयर्स यू हैव टू रिडीम। रिडीम का मतलब समझते हो? आपको वो पैसा जो ले लिया है वो रीपे करना है। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 20 ईयर। और प्रेफरेंस शेयर पार पर रिडीम भी हो सकते हो और प्रीमियम पर रिडीम भी हो सकते हैं। आप उनको ज्यादा पैसा भी दे सकते हो और कम भी दे सकते हो। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू तो आपको आता है ना, इशू किया हुआ है ना प्रेफरेंस शेयर का? कहाँ किया हुआ है? आपने शेयर कैपिटल पढ़ा होगा, वहां पे आपने प्रेफरेंस शेयर के इशू को पढ़ा। ठीक है, अब यहां पर आपको रिडम्पशन करनी है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और उसमें सबसे पहली कंडीशंस हैं कि प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम होंगे जब वो फुली पेड अप होंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है तो वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर को अगर फुली पेड अप नहीं है तो फुली पेड अप करो बिफोर। तो फुली पेड अप करने का तरीका क्या है? फाइनल कॉल करो या बोनस कॉल दे दो, है ना? तो इन प्रेफरेंस शेयर आर नॉट फुली पेड अप, दे मस्ट बी मेड फुली पेड अप एज फॉलो। कैसे? मेक ए फाइनल कॉल एंड मेक ऑल शेयर फुली पेड अप। फाइनल कॉल करके और सारे शेयर्स को आप फुली पेड अप कर सकते हो। फाइनल कॉल आपको करनी आती है ना? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और व्हेन यू रिसीव दैट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, वो आप फाइनल कॉल कर लोगे। और दूसरा तरीका है ये कि आप उनको बोनस कॉल भी दे सकते हो फुली पेड अप करने के लिए। बोनस कॉल समझते हो? अपनी तरफ से कॉल दे देनी। ठीक है, बोनस कॉल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो और उनको फुली पेड अप कर सकते हो। अब बारी आती है कि जो इनको पैसा पे करना है वो कहां से आएगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं ना, उसके दो सोर्सेज हैं। या तो आप नए शेयर इशू करो उतने ही अमाउंट, उतनी नॉमिनल वैल्यू के जितने की प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करना चाहते हो, उतने ही नॉमिनल वैल्यू के आप या तो नए शेयर इशू करो, या फिर आप सीआरआर क्रिएट करो इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब सपोज करो आप 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हो, तो 10 लाख की फेस वैल्यू के या तो आप नए शेयर इशू करो, ठीक है, और या फिर आप उतनी ही अमाउंट का सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। और बोथ भी हो सकता है, यानी कि आप 6 लाख के नए शेयर इशू कर दो और 4 लाख का सीआरआर भी क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज ये नहीं हो सकता। सीआरआर क्रिएट करने के पीछे लॉजिक है, हमने मेन बैच में किया था कि आप नए शेयर इशू क्यों करते हो, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं डिवेंचर इशू करके आप रिडम्पशन क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हो, दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास बिफोर दैट इशू, आइदर इशू न्यू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स सेम क्लास के नहीं आपने इशू करने जो रिडीम कर रहे हो। और अदर थिंग इज दैट कि आपको या फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा। इसके पीछे के कारण मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, मेन बैच में। तो अगर आप नए शेयर इशू करते हो, और याद रखना नॉमिनल वैल्यू के बराबर शेयर इशू करने हैं आपने, दीज आर द कंडीशंस। आप इनको अदरवाइज रिडीम नहीं कर सकते। डिवेंचर हो सकता है कि बिना डीआरआर क्रिएट किया आप रिडीम कर दो। डिवेंचर में चांसेस हैं कि आपको डीआरआर क्रिएट नहीं किया फिर भी स्टिल यू हैव रिडीम डिवेंचर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कोई चांस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में आपको या तो नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, या फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर दोनों, बोथ, थोड़ा वो थोड़ा वो। ठीक है, बात करते हैं नए शेयर इशू करने की। इसके पीछे के कारण मैंने आपको जैसे बोला कि मेन बैच में हमने डिस्कस किए थे। इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी मस्ट इशू इक्विटी शेयर्स इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब जितने की नॉमिनल वैल्यू के, मैंने बोला सेम क्लास के शेयर इशू नहीं करने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का मतलब इक्विटी करने पड़ेंगे।
आपको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। इसका कारण ना बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है अदर शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, उनको सिक्योरिटी देने का चक्कर होता है ये। नहीं तो इट्स लाइक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो डिबेंचर होल्डर की सिक्योरिटी होती है शेयर कैपिटल, और अगर आप उसको विड्रॉ करते हो तो उनकी सिक्योरिटी कम होती है। दे वांट कि हमें सिक्योरिटी को रिप्लेस किया जाए। आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो, तो मैं मान लीजिए यू ऑल आर डिबेंचर होल्डर और मैं शेयर होल्डर हूं। आपने मुझे पैसा कंपनी को तभी दिया क्योंकि मैंने लगाया हुआ है, और अगर मैं आपके लिए मैं एक सिक्योरिटी हूं, आपके लिए मेरा लगाया हुआ पैसा एक सिक्योरिटी है, एक सेफ्टी है कि भाई मैंने पैसा लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा तो सेफ है। क्योंकि रीपेमेंट की बारी आई, नुकसान की बारी आई, तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे होगा, आपको बाद में होगा, रीपेमेंट आपको पहले हो जाती है। तो अगर मैं अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूं बीइंग ए शेयर होल्डर, तो आपकी तो सेफ्टी खत्म होगी ना, आपका कुशन खत्म हो गया, आपकी सिक्योरिटी नहीं रही। तो इसलिए आप बोलते हो नहीं, अगर मैं पैसा वापस लेना चाहता हूं, चाहे मैं इक्विटी वापस लेना चाहता हूं, चाहे प्रेफरेंस वापस लेना चाहता हूं, तो मुझे उसी नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा या फिर नए शेयर इशू करने पड़ेंगे उसी नॉमिनल वैल्यू के। ये दोनों ये जो कंडीशन है ना, इक्विटी बायबैक में भी लगती है और प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन में भी लगती है, तो आपको सीआरआर या वो करना पड़ेगा। ठीक, तो कहते हैं कि सीआरआर क्रिएट करने के लिए, सॉरी नए शेयर इशू करने के लिए आपको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस, सिक्योरिटी नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है, शेयर कैपिटल वाला पार्ट सिक्योरिटी होती है, तो जितना रिडम्पशन से शेयर कैपिटल वाला पार्ट रिड्यूस होगा ना, उसके बराबर के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये जो नए शेयर इशू होंगे ना, ये प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन से पहले आपने इशू करने हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मस्ट बी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, ठीक है। और जो नए शेयर होंगे ना, वो पार पर भी इशू हो सकते हैं और प्रीमियम पर भी हो सकते हैं, बट नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मस्ट बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। नॉमिनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। शेयर आप पार पे करोगे तो जो जितने शेयर इशू हो रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली नॉमिनल वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो ऑफकोर्स हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, और जो नॉमिनल वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में चली जाएगी, उतने का ही शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन में रिड्यूस हो जाएगा, टोटल शेयर कैपिटल वही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा। और अगर आप पार पर इशू कर रहे हो तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस सेम रहेगा, शेयर कैपिटल भी सेम रहेगा, क्योंकि उतनी पार वैल्यू के शेयर आपने इशू कर दिए और उतनी पार वैल्यू के शेयर्स आपके रिडीम हो गए, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1,10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल है। एक्स लिमिटेड वांट टू इशू इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। तो मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, रिडीमेबल एट पार। प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम हो रहे हैं? पार पर हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर पार पर रिडीम हो रहे हैं, और उसके बदले में आप इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो। इक्विटी शेयर आपका पार पर भी इशू हो रहा है या आप उसे प्रीमियम पर भी इशू कर रहे हो, तो बताना है कि आपके नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होंगे। क्लियर? तो सोल्यूशन में पहले ये देखो कि हमें कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने हैं। नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, तो आपके कितने होने हैं? 10 लाख के नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने हैं, तो इतनी ही नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर आपके पास आने चाहिए। तो केस ए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स आने चाहिए, तो नॉमिनल वैल्यू 10 लाख की हो जाएगी और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे। क्लियर? केस बी में उसमें भी आपको 12 से डिवाइड नहीं करना। अगर आप देखो, आपको 12 से डिवाइड नहीं करना, आपको 10 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि आपको नॉमिनल वैल्यू बराबर करनी है। अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉल कर जाएगी इक्विटी की, तो इसलिए आपको 10 से ही डिवाइड करना है। तो इसलिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स अगेन इशू होंगे, और वो इशू होंगे 25% प्रीमियम, यानी 25 रुपए प्रीमियम, सॉरी 2.5 पर शेयर प्रीमियम पर इशू हो जाएंगे। आपका शेयर कैपिटल तो सेम रहेगा रिडम्पशन के बाद, लेकिन आपका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा। अज्यूम इन अबव एग्जांपल द प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब मान लीजिए उसी केस में आपके प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको नॉमिनल वैल्यू उठानी है, भाड़ में गया प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम, ठीक है।
हमें नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करना है, कंडीशन नॉमिनल वैल्यू के ऊपर लगी हुई है। देखो प्रीमियम की कंडीशन सीधा ही होती है, अगर आप रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करते हो उसको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा, आइदर फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम और एनी रिजर्व, फ्री रिजर्व में से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में से भी कर सकते हो, ठीक, वो तो आपको क्लियर है। चाहे आप डिबेंचर की बात करते हो, चाहे इक्विटी शेयर बायबैक की बात करो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर की बात करो, प्रीमियम के केस 3 ही होते हैं। अगर आप डिबेंचर की रिडम्पशन करोगे तो वहां पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, आप प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करोगे वहां पर प्रीमियम हो सकता है, और आप इक्विटी शेयर की रिडम्पशन करोगे तो वहां पर भी प्रीमियम हो सकता है। उस प्रीमियम का क्लियर है कि आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमें प्रीमियम को देखना ही नहीं है, कंडीशन नॉमिनल वैल्यू के ऊपर लगी हुई है, सेक्शन 55 है, पता ना आपको, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, उठाना है, प्रीमियम तो लेना ही नहीं है। टोटल अमाउंट हालांकि हमने 11 लाख पे करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम के साथ, लेकिन नॉमिनल वैल्यू तो 10 लाख की है, तो रिप्लेस किसको करना है, 10 लाख को करना है। तो नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 11 लाख के होने चाहिए या 10 लाख के होने चाहिए, 10 लाख के होने चाहिए, ठीक है। तो केस ए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 10 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि आपके 1 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1 ऑटोमेटिकली 10 लाख बन गया। और दूसरी तरफ अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड करना चाहते हो, अगर वो प्रीमियम पर भी इशू है तब भी हमें प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना, इवन देन हमारे पास हमें नॉमिनल वैल्यू को ही कंसीडर करना है, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे ना कि 12.5 से। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 25% प्रीमियम, क्लियर। दूसरी ऑप्शन होती है CRR बना लो। एक तो है ना कि आप जितने की नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उतने ही नॉमिनल वैल्यू के आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं, और दूसरी ऑप्शन है कि इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पा रहे आप, यू डोंट वांट टू इशू, तो आप क्या करोगे, आप CRR बना लोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको मालूम है CRR लेटर ऑन ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। CRR एक रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व होता है, बनता कहां से है, उस पैसे से जिससे डिविडेंड दिया जाता हो। तो एक बात समझो, प्रेफरेंस शेयर के लिए या तो अभी पैसा दे दो, नए शेयर इशू कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर देंगे, और अगर आप अभी पैसा नहीं देना चाहते ना तो एक काम करते हैं, जो हम आपको बांटने वाले थे ना उसका रिजर्व बना लेते हैं, बांटेंगे नहीं, और बाद में वही रिजर्व शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बात तो एक ही होगी ना, CRR बनाने का मतलब ही शेयर इशू होंगे बाद में। एक तरीका तो ये है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम अगर मैं 10 लाख के कर रहा हूं तो 10 लाख के आप इक्विटी शेयर दे दो और मैं रिडीम कर देता हूं, बात खत्म, आपका 10 लाख मेरे पास आ गया, तो 10 लाख मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप 10 लाख रिडीम करना चाहते हो बट नए शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको बांटना था बांटता नहीं हूं, डिविडेंड कैन बी पेड एज ए बोनस, आपको याद होगा ना, जो मैंने आपको डिविडेंड के रूप में बांटना था वो नहीं बांटता, बाद में उसको एक रिजर्व में कन्वर्ट कर देता हूं और उसी रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बात तो एक ही है ना, दोनों केसेस में पैसा तो आपका ही लग रहा है ना, एक में आप डायरेक्टली दे रहे हो पैसा शेयरों को रिप्लेस करने के लिए और दूसरे में मैं इनडायरेक्टली ले रहा हूं आपसे। तो CRR इज नथिंग, ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई, दोनों केसेस में शेयर होल्डर का पैसा ही लग रहा है, रिप्लेस हो रहा है, कुछ शेयर होल्डर को दे दिया कुछ शेयर होल्डर से ले लिया, और अगर आप नहीं दोगे तो आपका बोनस वाला पैसा ही, डिविडेंड वाला पैसा ही री इन्वेस्ट करवा के शेयर कैपिटल में डाल लेंगे, तो इसीलिए CRR बना है, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ए रिजर्व कॉल्ड CRR इज क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ऑफ कोर्स ये उसी रिजर्व में से क्रिएट होगा जिसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है, ये जरूरी है, जो बटने वाला प्रॉफिट था उसी को रोकोगे। तो क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, रिजर्व अवेलेबल फॉर डिविडेंड इक्वल टू, और ये कितना होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू। अगर आप इक्विटी शेयर से रिडम्पशन नहीं कर रहे तो इससे आपको CRR इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। तो देयरफॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम मस्ट बी इक्वल टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये बैलेंस शीट में कहां आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, ठीक। सर CRR मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्लियर है, पहले CRR बनाओ बाद में रिडम्पशन करेंगे। सेम केस है, पहले नए शेयर इशू करो बाद में रिडम्पशन करेंगे, या फिर पहले CRR बनाओ बाद में रिडम्पशन कर देंगे, ठीक है। Such CRR is created only if equity shares are not issued or only issued for part of preference share।
अगर ये दोनों नहीं ना काम करने, आपने इक्विटी शेयर भी नए इशू करवा लेने हैं और सीआरआर भी क्रिएट कर लेना है, ऐसा नहीं है। दोनों को जोड़ के नॉमिनल वैल्यू जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर रिडीम इशू कर चुके हो, जितने के प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम करने हैं उतने ही नॉमिनल वैल्यू के आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो आपको फिर सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीआरआर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर थ्रू बोनस इशू। बोनस इशू में आप बाद में सीआरआर कन्वर्ट बोनस में कन्वर्ट कर दोगे। एंट्री क्या होगी, ये देखिए, पीएनएल फ्री रिजर्व हो गए ये दोनों, ये दोनों फ्री रिजर्व है, इनको डेबिट किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट कर दिया, और सीआरआर ऑफ कोर्स अगेन रिजर्व एंड सरप्लस में अपीयर हो जाएगा। एक्स लिमिटेड इज हैविंग 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन एट पार, 100 ईच की रिडम्पशन है उसकी। आपके पास दो रिजर्व पड़े हुए हैं ऑलरेडी बैलेंस शीट में। एक्स लिमिटेड एज फॉलोइंग रिजर्व इन इट्स बुक्स, एक तो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ आपकी बुक्स में, और दूसरा आपकी बुक्स में जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीआरआर that can be created and number of equity share to be issued at 25% premium for the purpose of redemption। आप प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन क्रिएट करना चाहते हो, पहले हमें सीआरआर बनाना है, और अगर सीआरआर पूरा नहीं होता फिर शेयर इशू करने हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। तो आप देखिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रही है ना वो 10 लाख है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहे हैं वो कितने हैं, 10 लाख है। अब 10 लाख में से आपका सीआरआर कितना बनेगा, 6 लाख का ही बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं इससे ज्यादा आप बना लोगे, क्योंकि आपके पास फ्री रिजर्व भी कितने हैं, 6 लाख है। क्लियर। और अब आपको 4 लाख का के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो 4 लाख को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से। ठीक है, चलिए ये देखिए 6 लाख का सीआरआर बन गया, और आपको और कितना चाहिए, 4 लाख। 4 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 40,000 आपके इक्विटी शेयर और इशू होंगे। 40,000 इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद अज्यूम इन अबव एग्जांपल, assume in above example that preference shares are redeemable at 10% premium। आप प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर रिडीम करना चाहते हो एंड न्यू इक्विटी शेयर आर इशूड एट पार एट 10%। अब आपको यहां पर पहले सीआरआर बनाने से पहले प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद जो रिजर्व बचेगा उसमें से सीआरआर बनेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं, तो कहां से होगा, फ्री रिजर्व से ही प्रीमियम राइट ऑफ होगा ना। तो यहां पर एक नया पॉइंट आ जाता है, आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम हो रहे हैं, 10 लाख। आपको 1 लाख प्रीमियम पे करना है, आपको सीआरआर और नए शेयर तो इतने ही चाहिए, लेकिन इस 1 लाख को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है। वी डोंट हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, और हमारी स्टडी मटेरियल में भी ना उन्होंने कभी भी प्रीमियम और रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं किया, उन्होंने ऑलवेज फ्री रिजर्व से राइट ऑफ किया। क्वेश्चन में चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो भी तभी वो फ्री रिजर्व से ही राइट ऑफ कर रहे हैं, ये हमने मेन क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है और अगर आपको रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है, तब भी वो लोग क्या करते हैं, फ्री रिजर्व से उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है कि अदरवाइज क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पहले ये चैप्टर ना सीपीडी में होता था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, बाद में इंटर में डाला है, तो वहां पर ये और कॉम्प्लेक्स होता था, इंटर में सिंप्लीफाई कर दिया गया। कहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आती थी वो मैं आगे जाके बता दूंगा। हाँ जी, बोलो। वो डिवेंचर का होता है। हम्म हम्म हमारी बुक्स में ना सारी की सारी अनलिस्ट
लेकिन आप सेम सीपीडी का मटेरियल उठा लो, वो भी आईसीआई ने दिया था, सेम इंटर का मटेरियल उठा लो, वो भी आईसीआई ने दिया हुआ है। लॉ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की बात बोली गई है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, और लॉ दोनों पे एप्लीकेबल है। वो तो जस्टिफाई करने का तरीका है कि मैं जस्टिफाई कर दे तो यहाँ पर ये वाली कंपनी इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर रहे। लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज एप्लीकेबल बोथ ऑन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी। तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रीमियम को राइट ऑफ करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में से ऑप्शन है पहली, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, बट ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको 1 लाख राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब 1 लाख राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्री रिजर्व कितने हैं, ये रहे 6 लाख। तो 6 लाख में से 1 लाख तो इस राइट ऑफ करने के लिए यूज हो जाएगा, तो 5 ही बचेगा, 5 का सीआरआर बनेगा। तो इसके लिए 5 का ही आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो वही चीज लिखी हुई है, देखो यहां पर 11 लाख पे करना है। मैक्सिमम सीआरआर दैट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ अवेलेबल रिजर्व्स, टोटल 10 लाख है। 10 लाख में से आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा 1 लाख का, बचेगा 5 लाख। तो आप सीआरआर 5 लाख का ही क्रिएट कर पाओगे यहां पर। लेकिन आपको चाहिए कितना, नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, तो इसका मतलब बाकी के शेयर्स की आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर्स इशू कर देने, ठीक है। ऑलवेज राइट ऑफ, मैंने नोट लिखा है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व बिफोर कन्वर्जन फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। आप सीआरआर क्रिएट करने से पहले आपको प्रीमियम को ऑलवेज राइट ऑफ करना है। दीज आर द कंडीशंस, लॉ इतना ही है, ठीक है। बाकी जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल एंट्रीज ये लिखा, वो दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लो जी ये लिखा था, ठीक है। ये लॉकडाउन में लिखा गया था ना, याद है आपको, ये वही वाला है, रंग बिरंगे पहनने पड़ते थे जब लॉकडाउन में बैठ के। क्या कह रहा है ये और क्या, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में फिर कलर ऐसे लेके आएंगे, बताओ, कलरफुल कपड़े पहनो, कलरफुल पेन चलाओ, कलरफुल लाइफ होगी, ऐसी है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कैमरे पे नहीं ना कर सकते यहाँ तो बातें ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगी। हम्म, हो रही है इतना तो, किसने सुनना है ये चलो, सबसे पहला काम है आप प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड अप करोगे, मेक प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप करने के लिए फाइनल कॉल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर वो बैंक से फाइनल कॉल आपकी आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है तो पहला आपको ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली कर लेना आपने, मतलब आपको क्वेश्चन बोले ना बोले, यू हैव टू मेक देम फुली पेड अप, उनको फुली पेड अप करना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन अमाउंट इज ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सेकंड स्टेप होता है कि आप अमाउंट ड्यू करो जो उनको पे करनी है। व्हेन अमाउंट इज ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम भी है तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हमने क्या किया, अगली एंट्री में अमाउंट को ड्यू कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा, सीआरआर से पहले राइट ऑफ करना है, ठीक है। राइटिंग ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आप फ्री रिजर्व से उसको राइट ऑफ कर दोगे, ऑफ कोर्स रिजर्व डेबिट होंगे और प्रीमियम क्रेडिट होगा, वो राइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास पैसे की शॉर्टेज होती है, सीआरआर सबसे एंड में बनाना है। अगर आप, कई बार पैसा नहीं अरेंज होता, सपोज फॉर अगर अगर तो आप नए शेयर इशू कर रहे हो, फिर तो पैसा शेयरों से आ जाता है रिडम्पशन करने के लिए, और अगर आप सीआरआर से रिडम्पशन कर रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं आता, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, कई बार इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ती है। एक बात समझो, कई लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों को पैसा अरेंज करने के लिए नए शेयर इशू करने हैं ना, वो कंडीशन है सेक्शन 5 की, वो सिक्योरिटी का रीजन है उसका।
कि आपको नए शेयर या सीआरआर करना है। अगर तो नए शेयर इशू हो रहे हैं फिर तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी नॉमिनल वैल्यू के रिडम्पशन करनी है उतनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर इशू कर दिए, पैसा पूरा हो गया, प्रीमियम के लिए पैसा होगा हमारे पास, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सीआरआर क्रिएट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि बैंक बैलेंस भी हो हमारे पास, तो ऐसे केस में कई बार हमें इन्वेस्टमेंट भी बेचनी पड़ सकती है, इवन डिवेंचर भी इशू करने पड़ सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या डिवेंचर इशू करके प्रेफरेंशियल रिडम्पशन कर सकते हो? कैश अरेंज करने के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हो, कंडीशन तो आपको देखनी पड़ेगी, कंडीशन तो वो सीआरआर और शेयर वाली है। पैसा कम पड़ रहा है यू कैन इशू, आप सीआरआर बनाइए, पूरा जितना चाहिए बना दिया, पैसा कम पड़ रहा है डिवेंचर इशू कर दो, लोन ले लो, एसेट बेच दो, ठीक है। लेकिन जब आप शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे हो तो कैश की शॉर्टेज आती नहीं है। ऑफ कोर्स कैसे आएगी? अगर मान लीजिए 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर मुझे रिडीम करने और मैंने इक्विटी शेयर 10 लाख के इशू कर दिए तो कैश आ गया ना मेरे पास, वहां तो प्रॉब्लम नहीं है कैश की। वहां पर आपको ना तो एसेट बेचने की जरूरत है ना ही कोई डिवेंचर इशू करने की जरूरत है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप शेयर नहीं इशू कर रहे हो और सीआरआर के थ्रू वो कंडीशन पूरी कर रहे होते हो, तो वहां पैसा अरेंज करना पड़ जाता है, तो वहां पर सेल करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट की। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, वैसे कंडीशन नहीं है, उन्होंने लॉ में लिखा सेम क्लास के आप नहीं करोगे, मतलब आप 9% है तो 9% नहीं इशू करोगे। हाँ कर सकते हो, सेम क्लास के नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस आ गया और इन्वेस्टमेंट बेच दी, कहते लॉस को राइट ऑफ करो। अब जो बचेगा रिजर्व उसका सीआरआर बनाना, यानी कि पहले आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, फिर अगर लॉस आई फैनी वो राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के बाद आपको सीआरआर क्रिएट करना है और वो बचे हुए रिजर्व में से करना है। पहले ही सीआरआर, अच्छा अगर आप सारे के सारे फ्री रिजर्व पहले ही सीआरआर में कन्वर्ट कर लिया तो लॉस कैसे राइट ऑफ करोगे? अब लॉस कैपिटल रिजर्व में से तो राइट ऑफ होगा नहीं, प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ करोगे? देखो सीआरआर के केस में ऑप्शन है, नहीं बनेगा तो शेयर इशू कर देंगे, लेकिन अगर लॉस है और अगर रिजर्व फ्री रिजर्व हम लोगों ने सीआरआर में कन्वर्ट कर दिए, अगर फ्री रिजर्व आपने सीआरआर में कन्वर्ट कर दिए तो ऐसे केस में फिर आप लॉस को कैसे राइट ऑफ करोगे? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने बोला सीआरआर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, शेयर इशू कर देंगे, लेकिन अगर लॉस राइट ऑफ ना हुआ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो पहले उसको राइट ऑफ कर दो। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ नहीं हुआ तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो पहले उसको राइट ऑफ कर दो, उसके बाद सीआरआर बना लेंगे। तो बाद में सीआरआर बनाया है, जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, और फिर नए शेयर अगर जरूरत पड़ी वो भी इशू कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर पेमेंट कर देंगे उनको। दीज आर द एंट्रीज जो आपको करनी है। सबसे पहले इसमें जो मेन टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चन, अब बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्रोविजंस मैंने बता दिया आपको, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो कवर्ड करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में क्वेश्चंस कैसी चीजों के आते हैं, प्रोविजन मैंने बता दिया आपको। अच्छा क्या कंडीशंस है? मेक देम फुली पेड अप। फुली पेड अप कैसे की जा सकती है? आप बोनस कॉल के थ्रू भी उनको फुली पेड अप कर सकते हो और आप नॉर्मल कॉल मंगवा के भी आप उनको फुली पेड अप कर सकते हो। जब वो फुली पेड अप हो जाते हैं उसके बाद उनको ड्यू करो। अब वो जो नॉमिनल वैल्यू है जो ड्यू कर रहे हो उसको अरेंज करना है, या तो आप सीआरआर बनाइए और या फिर आप नए शेयर इशू करिए इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। शेयर प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं और पार पर भी इशू हो सकते हैं, और सीआरआर हमेशा फ्री रिजर्व से बनेगा। जब आप सीआरआर या नए शेयर या बोथ बना लेते हो इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, उसके बाद आप उनको पैसा दे सकते हो। इसमें एक बात खास ख्याल रखनी है कि दो, अगर आपको प्रीमियम आता है रिडम्पशन पे तो पहले सीआरआर बनाने से पहले उसको राइट ऑफ कर देना है, और अगर कहां से राइट ऑफ करोगे? फ्री रिजर्व से। और अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, सॉरी, अगर आप पैसा नहीं है आपके पास और पैसा चाहिए आपको, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ रही है आपको, तो उस पर अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को पूरा करने के लिए भी आपको पहले सीआरआर से पहले उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेंगे रिजर्व
उसमें से आप CRR क्रिएट करोगे। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक क्वेश्चन जहां पे कवर्ड होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। बताइए कि आपको मिनिमम पूछा है, मतलब मैक्सिमम CRR बनाएंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। क्लियर? इसके ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर फॉर अरेंजमेंट ऑफ कैश। कैश कम पड़ रहा है, बताओ कितने शेयर इशू करोगे। कैश अरेंज करने के लिए, यहां रिडम्पशन के लिए, दोनों में अंतर है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में वो पूछते हैं कि भाई आप कितने शेयर इशू करो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, और दूसरे में वो पूछता है कि पैसा कम पड़ रहा है, पैसा पूरा करने के लिए, पैसा पूरा करने के लिए आपको कितने शेयर इशू करने हैं, या वो ये भी पूछ सकता है पैसा पूरा करने के लिए कितने डिबेंचर इशू करने हैं, वो ये पूछ सकता है आपसे। तो पहले मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन करने के लिए आपके मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कितने। ठीक है, पहला, यहां कैश की कोई बात नहीं देखनी है आपने। आप देखिए टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करना है, उसमें से शेयर हमने मिनिमम इशू करने हैं, तो मैक्सिमम CRR जितना बन सकता है उतना बनाएंगे। तो आपके पास इतने फ्री रिजर्व्स हैं, ठीक है जी, आपके पास इतने फ्री रिजर्व है, उसमें से आपने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, उसमें से लॉस राइट ऑफ कर दिया, इतने का आप CRR बना सकते हो। तो टोटल इतना चाहिए आपको नॉमिनल वैल्यू, इतने का CRR बन गया, इतनी नॉमिनल वैल्यू के आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ शेयर को जब आप फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट इज द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। ठीक है, और एग्जांपल दिया मैंने यहां पर, देखिए X Limited is having 1 lakh preference shares of ₹10 each due for redemption at 10% premium। 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट, जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख फॉर 4,50,000। तो ये पैसा अरेंज करने के लिए दे सेट कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 4.5 लाख में बिक गई है। एक्स लिमिटेड हैव फॉलोइंग रिजर्व इन इट्स बुक्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपके पास जनरल रिजर्व है, आपके पास प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, आपके पास कैपिटल रिजर्व है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एंड आल्सो मेक जर्नल एंट्रीज। तो बताइए जरा आपको कितना पैसा चाहिए रिडम्पशन करने के लिए। 1 लाख शेयर है तो 10 लाख का फेस वैल्यू बनता है और 1 लाख का प्रीमियम बनता है। आपको इतना पैसा चाहिए, शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप। अगर शेयर फुली पेड अप नहीं होते तो हम पहले शेयर्स को फुली पेड अप कर लेते, तो शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप। अब सबसे पहले हम देखेंगे CRR कितना बन सकता है। CRR बनेगा इस रिजर्व में से 4.5 लाख में से। 4.5 लाख में से पहले हमें जो प्रीमियम पे करना है 6.5 6.5 6.5 होंगे ना, 6.5 बोला था, 4.5 बोला था। हाँ, 6.5 में से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो 5.5 रह गए। अब इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, 50,000 का नुकसान वहां पर हो रहा है, तो कितने हो गए, 5 लाख है। यानी कि 5 लाख का आप CRR बना सकते हो, 5 लाख का आप CRR बना सकते हो। तो आपको 10 लाख चाहिए, 10 लाख, 5 लाख का CRR बन जाएगा, 5 लाख के शेयर इशू हो जाएंगे। शेयर इशू पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए आपके पास कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। सबसे पहले आपको 10 लाख चाहिए, 10 लाख में से आपके पास कितना CRR बन सकता है, 6.5 लाख के रिजर्व है, 6.5 लाख में से प्रीमियम माइनस कर दिया और लॉस माइनस कर दिया, यानी कि 5 लाख का आपके पास CRR बन जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स आपको इतनी नॉमिनल वैल्यू के चाहिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो शेयर इशू हो जाएंगे। अब यहां पर ना आप गलती मत कर देना, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है,
फिर भी हम प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए फ्री रिजर्व का इस्तेमाल ही करेंगे। आपकी बुक में ऐसा ही किया हुआ। हालांकि मेरे ख्याल से सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता था यहाँ पर, बट उन्होंने यूज नहीं किया। ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 133 एएस अप्लाई करती है ना, सारी करती हैं, एएस कंप्लाई कर रही हैं। 133 एएस का ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एएस की अप्लाई करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एएस जो कंप्लाई करती हैं, तो एएस वाली तो सारी कंपनीज मैक्सिमम आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उनके ऊपर। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना प्रेफरेंस, बड़ी पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, शेयर कौन इशू कर रहा है? शेयर्स प्राइवेट कंपनी, प्रेफरेंस शेयर कौन इशू करेगा? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होंगी ना, तो उनके ऊपर सेक्शन 133 तो एप्लीकेबल हो ही जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोविजन में तो आ ही रहा है ना ये। ठीक है, तो इसलिए आपने बस ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम उठा मत लेना। ये एंट्रीज हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ड्यू कर दी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर प्रीमियम को आप लोगों ने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, पीएनएल से, और फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, ऑफ कोर्स बैंक टू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट, और फिर हम लोगों ने उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, सीआरआर क्रिएट कर लिया, जो बचा हुआ रिजर्व था उसमें से सीआरआर क्रिएट कर लिया। सीआरआर क्रिएट करने के बाद बचे हुए जितना रिक्वायरमेंट थी उसके शेयर इशू कर दिए, और शेयर इशू करने के बाद हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब बारी आती है अगले टॉपिक की, जिसमें हमें कैश अरेंज करने की बात होती है। वहां पे आप सीआरआर की रिक्वायरमेंट टेंशन मतलब अपने आप पूरी हो जाती है, वहां पर जस्ट फोकस की कैश अरेंज करना है। ठीक है, कहते हैं कि कैलकुलेशन, दूसरा टॉपिक जो मेन क्वेश्चनों में कवर होता है, दो ही टॉपिक कवर होते हैं। एक तो वो ये कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पे फोकस करवा रहे होते हैं कि बताइए शेयर कितने इशू करेंगे कंडीशन को पूरी करने के लिए, और दूसरा होता है कि बताइए शेयर्स या डिबेंचर्स कितने इशू करोगे, या इन्वेस्टमेंट कितनी सेल करोगे। तीनों ऑप्शन होती हैं, शेयर कितने इशू करोगे, डिबेंचर इशू कितने करोगे, और इन्वेस्टमेंट कितनी सेल करोगे कैश को अरेंज करने के लिए। अब बच्चा यहाँ पर पूछने लग जाता है ना कि आपने तो बोला था कि सिर्फ इक्विटी शेयर ही करके आप रिडम्पशन कर सकते हो, या तो वो डिबेंचर भी इशू करवा रहा है। तो भाई वो डिबेंचर इशू जो करवा रहा है ना, वो सेक्शन 55 की कंडीशन के लिए नहीं करवा रहा, कैश कम पड़ रहा है। हो सकता है सारा ही सीआरआर पड़ा हो उसके पास, वो सीआरआर से पूरी कंडीशन कर दे, पर पैसा चाहिए तो शेयर तो इशू करने पड़ेंगे ना, या डिबेंचर इशू करेगा या इन्वेस्टमेंट को बेचेगा। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर टू बी इशूड फॉर अरेंजिंग कैश फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पर देखिए, आपको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट की सेल से आ गया, कैश अरेंज करना है। आपको इतना अमाउंट ले रहा हूं मैं, यहां पर कोई नॉमिनल नहीं ले रहा, नॉमिनल वैल्यू नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूं कितनी अमाउंट उनको देनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहां पर फेस वैल्यू भी होगी और प्रीमियम भी होगा। पैसा अरेंज करना है तो प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा ना। इतना पैसा चाहिए मुझे, इतना पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट बेच के हासिल कर लिया, इतना पैसा मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखो, कैश अवेलेबल विद कंपनी, उसमें से कई बार ना बोलते हैं कि मिनिमम कैश इतना रखेंगे। सपोज करो आपके पास 10 लाख है, कंपनी कहती है 4 लाख तो मेंटेन करेंगे, तो 6 लाख तो यूज कर सकते हो ना। कहता है टोटल कैश अवेलेबल माइनस मिनिमम कैश रिक्वायर्ड, तो ये भी यूज कर लिया। आपको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट की सेल से आ गया, इतना पैसा और चाहिए बच गया, ये इतना पैसा अवेलेबल कैश में से यूज कर लोगे, तो इसका मतलब आपको शेयर्स इतने के इश्यू करने हैं, और एक शेयर पे जितना पैसा आ रहा है उसे डिवाइड कर दो। अगर पार पर इशू हो रहा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और अगर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो अकॉर्डिंगली ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों का आता है कि यहाँ आपने इशू प्राइस क्यों ले लिया, नॉमिनल वैल्यू क्यों नहीं ली। सिंपल सी बात है, जितना पैसा आ रहा है उससे डिवाइड करूंगा, मुझे पैसा अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इशू प्राइस से डिवाइड करोगे, अगर प्रीमियम पर हो रहे हैं तो प्रीमियम जोड़ के डिवाइड करूंगा। प्रीमियम का मतलब अगर एक शेयर पे 20% प्रीमियम, 10 का शेयर तो 12 रुपए आ रहे हैं ना एक शेयर पे,
तो मुझे पैसे अरेंज करने के लिए कितने शेयर चाहिए, 12 से डिवाइड करूंगा। इस चीज का ख्याल रखना या कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। इन द अबव टॉपिक एंट्री फॉर न्यू शेयर्स आर मेड फर्स्ट एंड सीआरआर इज क्रिएटेड फॉर द रिक्वायरमेंट। ऑटोमेटिकली अब कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो शेयर इशू कर दिए, तो उतना शेयर दोनों पर्पस को पूरा करते हैं। यहाँ पर आपका सीआरआर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहे हैं और कैश की रिक्वायरमेंट को भी। तो शेयर तो इशू हो गए, तो जितने शेयर इशू हो गए उतने की नॉमिनल वैल्यू के अलावा बाकी का सीआरआर बना दो। आपने कैलकुलेशन कैश अरेंज करने के लिए करनी है, लेकिन जब आप एंट्रीज करोगे पहले तो अमाउंट ड्यू कर लो। अदरवाइज क्वेश्चनों में पहले सीआरआर बनता था या पहले शेयर इशू हो रहे हैं, तो पहले शेयर इशू की एंट्री कर दो, जो बचेगा उसका सीआरआर बना देंगे। वहां पे पूछा था मिनिमम शेयर कितने इशू होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, तो आप पहले सीआरआर बनाते थे, जितना सीआरआर बन गया बाकी के शेयर इशू कर दो। यहां वो पूछते हैं कि कैश कितना अरेंज करना, उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स हमने पहले ही निकाल लिए कितने इशू करने हैं, तो पहले हम ड्यू करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद सीआरआर नहीं बनाएंगे। सीआरआर तो जितना कम पड़ेगा उतना बनाएंगे। शेयर इशू हमें ऑलरेडी पता हमने कितने करने हैं, वर्किंग नोट में हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रखे होंगे, तो वो इशू कर देने हैं। और जो बची हुई अमाउंट है, अगर तो वो वही पूरा करके कंडीशन को तो बात खत्म, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो बची हुई अमाउंट का सीआरआर बना लेंगे। तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। करा दूं ये वाला एग्जांपल, बोलिए लास्ट एग्जांपल, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। एक्स लिमिटेड इज हैविंग 1,10% प्रेफरेंस शेयर्स। 5 मिनट लगेंगे, हाँ 2-3 मिनट लगेंगे बस, इतना नहीं है टाइम। X Limited is having 1,10% preference share of rupees 10 each, redeemable at 20% premium. कंपनी के पास फॉलोइंग रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। कंपनी सोल्ड one of its investment having book value 5 lakh for 4,50,000. Company also have 1 lakh as cash balance but wants to maintain minimum balance of 1,50,000, यानी कि 50,000 वो भी मेंटेन और करना है। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पैसा देना वो तो चाहिए, 50,000 और अरेंज करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम टू अरेंज कैश फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड आल्सो मेड जर्नल एंट्रीज। अब आप देखो जरा, आपको पैसा कितना चाहिए, 12 लाख चाहिए, है ना। 12 लाख 10 लाख ये हो गया, और 20% प्रीमियम है, यानी कि 2 लाख प्रीमियम का हो गया, तो आपको 12 लाख चाहिए। 12 लाख का मतलब ये हो गया कि उसमें से माइनस करते हैं कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो 4.5 लाख इन्वेस्टमेंट में से पूरा हो गया, 7.5 रह गया। 7.5 में से 50,000 आपको कैश अरेंज करना है, क्योंकि कैश हमारे पास 1 लाख है और हमें 1.5 लाख मेंटेन करना पड़ेगा, 50,000 वो भी तो चाहिए, 8 लाख चाहिए, तो 8 लाख कैश चाहिए हमें रिडम्पशन करनी है। तो 8 लाख करने के लिए आपको शेयर इशू करने हैं, और शेयर इशू 20% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो 12 का शेयर हो गया, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 66,667, हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है आपने, ठीक है, ये आ गया। अब एंट्री देखिए, अब यहाँ पर सीआरआर बनेगा, बनेगा बिल्कुल, लेकिन पहले हमें शेयर इशू देख लेने कितने हुए, बाकी जितना कम पड़ेगा उसका सीआरआर बना लेंगे। सेम चीज करनी है, ड्यू कर ली हमने, इन्वेस्टमेंट की सेल कर दी, प्रीमियम को और इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। ये आपने लॉस राइट ऑफ कर दिया और नीचे जाके प्रीमियम राइट ऑफ किया होगा, एंड में जाकर भूल गया हूँ, तो राइट ऑफ कर देना उसको भी, ठीक है। प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है और लॉस को भी आपने राइट ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको पता है आपने कितने शेयर इशू करने हैं, कैलकुलेट कर रखा है, ये देखिए 66,667 शेयर इशू करने हैं, और ये आपका 8 लाख 4 रुपए पूरे हो गए। अब पेमेंट करने से पहले सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर कितने का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 10 लाख का सीआरआर चाहिए आपको। आपका 6,66,670 का शेयर इशू हो गया, तो बाकी जितना शॉर्ट होगा 3,33,330 का सीआरआर बन गया।
और इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी 12 लाख की। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें बोनस इशू वाला पॉइंट है, बोनस इशू का हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, यही आपकी वो है। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और होपफुली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो एक दिन और लगा लेंगे। थैंक यू सो मच।